वो तुम्हारी माँ को वनी में मांग रहे हैं यशवा, शाजिया बेगम ने रोते हुए कहा। तो यशवा के पैरों तले से जमीन खिसकी। अम्मी, अम्मी ऐसा कैसे? यशवा को अपने कानों पे यकीन ना आया। तुम्हारे मामू ने उनकी बहन को भगा के उसको मार दिया, और अब वो यही चाहते हैं कि मैं उनके। शाजिया बेगम कर्ब से रो दी। यशवा तो अभी तक गर्म थी, वो तो माँ के साथ शॉपिंग कर आई थी। मुझे अंदाजा नहीं था उनके साथ ही हो जाएगा। उन्हें उनकी गाड़ी से निकालकर चंद लोग यहाँ गाँव ले आए थे, और अब वो इनके डेरे पर कैद थी। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। यशवा को एकदम गुस्सा आने लगा। वो ऐसे कैसे उन्हें यहाँ लाकर कैद कर सकते थे? यशवा बोलने को तो बहुत कुछ बोलने को तैयार थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिस इलाके में वो माँ के साथ आके फंसी है, वहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बाहर ले गया उस औरत को। उसका भाई मेरी बहन को भगा ले गया और इसको मार दिया। अब इसकी बहन को, इस औरत को मैं अपने निकाह में लूंगा। चौधरी फरासत ने मूंछों को ताव देते ऊंची आवाज में ललकारते हुए कहा। चौधरी जी, थोड़ा सब्र करें। सरदार जाविया चौधरी को आ लेने दे, वही फैसला करेंगे। उनके पास खड़े एक शख्स ने अदब से कहा। वो क्या फैसला करेगा? वो गाँव कभी रुका है जो उसे पता हो? किया हो क्या रहा है? मुझे ये औरत हर सूरत अपने निकाह में चाहिए। सुना तुमने? बाहर लाओ इन्हें। शाज़िया बेगम घबराते हुए बाहर निकली तो यशवा भी नकाब में उनके साथ थी। अम्मी, घबराना नहीं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यशवा ने शाज़िया बेगम को हौसला दिया, लेकिन अपने सामने उस जालिम शख्स को देखते वो अपने हौसले फिर से पस्त होते महसूस कर रही थी, क्योंकि उस जालिम शख्स ने उनके भाई को मार मार के अधमुआ कर दिया था। लेकिन वो अभी भी रुक रुक के सांसें ले रहा था, और अब इस चौधरी फरासत की नजर उसकी बहन पे थी। शाज़िया बेगम जो सामने खड़ी थी वो घबरा सी गई। मुझे खून बहा चाहिए, और खून बहा में औरत चाहिए। शाज़िया बेगम की तरफ इशारा करते वो जरा न झचका, क्योंकि शाज़िया बेगम की रूह तक कांप गई। अचानक से उन्हें अपना एहसास जगा। थी तो वो एक औरत ही ना, और सामने वाले की नजर का इर्तिकाज समझ गई थी। फौरन से अपना नकाब दुरुस्त किया। उस पल उन्हें अपना शौहर शिद्दत से याद आया। औरत बिना मर्द के कुछ नहीं, ये सब मुमकिन नहीं। इस बात का फैसला चौधरी जाविया ही करेंगे। खुद को इस मामले में बागी मत करो। चौधरी मुर्तसिम की अचानक आमद और बीच में उनके बोलने पर चौधरी फरासत की को सख्त नागवास गुजरा। खून बहा आज ही होगा, अभी होगा। किसी किस्म की कोई रायत नहीं, वरना इस शख्स को अभी मेरे आदमी गोलियों से भून देंगे। चौधरी फरासत ने ऊंची आवाज में ललकारा। कोई भी इस वक्त उसके रास्ते में नहीं आ रहा था। उस वक्त सरदार चौधरी जावियार की गैर मौजूदगी का मुकम्मल फायदा उठा रहा था। सब जानते थे उस शख्स को रोकने की ताकत सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, और वो था सरदार चौधरी जावियार, जो यहाँ था तो नहीं, लेकिन यहाँ की पल पल की खबर रखता था। और यही बात चौधरी फरासत को जल्द अज जल्द कोई सख्त कदम उठाने से मजबूर कर रही थी। मार डालो इस शख्स को, चौधरी फरासत ने फैसला सुनाया। तो शाज़िया बेगम तड़पी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, एक आवाज गूंजी। मैं खून बहा के लिए तैयार हूँ। सबकी सवालिया नजरें उस नकाबपोश लड़की की जानिब उठी। बल्कि 1000वें हिस्से में यशवा ने फैसला किया कि उसे माँ चाहिए थी, और माँ को उसका भाई। शाज़िया बेगम ने मुड़कर अपनी बेटी को देखा, लेकिन एक डर था उनकी नजर में यशवा के लिए। लेकिन यशवा नडर बने वहां खड़ी सबकी नजरों को खुद भी महसूस कर रही थी। हर तरफ खामोशी छा गई। यशवा की बात पे चौधरी फरासत भी खंग रह गया। वो लड़की जो भी थी, लेकिन नकाब में उसकी खूबसूरत आंखें बता रही थी कि वो माँ से भी ज्यादा खूबसूरत है। चौधरी फरासत दिलरुबाई हंसी हंसा। यशवा एक एक कदम मजबूती से उठाती चौधरी फरासत के बिल्कुल सामने आन खड़ी। ये फैसला तुमने पूरे होशोवास में लेकर किया है ना लड़की? चौधरी फरासत ने उसे सर से लेकर पैर तक आंखें छोटी करके देखा। यशवा। शाज़िया बेगम तरफ कर आगे बढ़ी। यशवा ने वही उन्हें हाथ उठा के रोका और आंखों के इशारे से आगे बढ़ने से मना किया। फिर कहती नजर से चौधरी फरासत पर डाली। मैं तैयार हूँ, इस वनी के निकाह करें, लेकिन मेरी माँ और मेरे मामू की को बाहिफाजत इस गांव से जाने दिया जाए। यशवा के कहे गए अल्फाज न सिर्फ वहां मौजूद सब लोगों ने सुने थे, बल्कि उस आने वाले शख्स के दिल के पार हुए थे। वो तो उसके लिए आया था, उसे अपनी पनाहों में लेने के लिए, उसकी ढाल बनने के लिए। लेकिन यहाँ तो खुद अपने लिए बनी होने का फैसला कर गई। कर्ब से उस शख्स ने अपनी आंखें मीची और उन्हीं कदमों से वापस पलटा था। एक तूफान था जो आने वाला था, और उसने सबको बहा के ले जाना था। रुक जाओ, रुक जाओ, हमारे सरदार चौधरी जावियार आ गए हैं। डेरे पे पहुंचो सारे। अब इस सारे मामले का फैसला डेरे पे होगा, और वही पंचायत लगेगी। चलो सब इस तरफ। सरदार चौधरी जावियार के सबसे करीबी
बंदे ने वहां आते सबको इतला दी तो चौधरी फरासत और गुस्सा से जबड़ गई थे। अब अचानक चौधरी जावियार के आने से सारा मामला उलटने वाला था, लेकिन चौधरी फरासत खून बहा माफ करने वालों में से नहीं था। अब सबका रुख डेरे की जानिब था, जहां एक बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा था। येशवा और शाजिया बेगम को औरतों के साथ एक तरफ करके अलग से खड़ा कर दिया था, जहां से सरदार जावियार और मर्द उनकी निगाहों से ओझल हो गए थे। काफी औरतें उनके पास खड़ी थी। येशवा ने हाँ को हौसला दिया। फराज अभी भी उनके कब्जे में था। पंचायत में इस वक्त काफी गर्मा गर्मी चल रही थी। येशवा को उम्मीद सी थी कि चौधरी जावियार एक अच्छा इंसान होगा और उन्हें अपने हक में सफाई का मौका जरूर फराहम करेगा, लेकिन उसकी ये उम्मीद उस वक्त टूटी जब उसे निकाह के लिए बताया गया। उसने फटी पटी नजरों से वहां मौजूद सब लोगों को देखा। इतनी बड़ी पंचायत बिठाएगी, लेकिन कोई भी औरत के हक में आवाज बुलंद न कर सका। सब वहां तमाशाई बने खड़े थे। चौधरी फरासत ने अपनी पंचायत से बाहर निकलते गुस्से से बड़ी एक नजर यशवा और शासना बेगम पे डाली और दंदनाता हुआ वहां से निकल गया। ये क्या, ये सब तो जा चुका है, फिर मुझे किससे निकाह करना होगा? यशवा की सोचों का तसलसल बदला। उसने डेरे पे मौजूद लोगों को देखना चाहा, जहां वो सब औरतें खड़ी थी। वहां से पंचायत का एक हिस्सा नजर आ रहा था। सरदार चौधरी जावियार का फैसला सुनाया गया, जैसे अभी तक यशवा देख नहीं पाई थी। उसी लम्हे मौलवी साहब और दो माजिस उस तरफ आए। सब औरतें पीछे हट गई। यशवा ने आने वाले को हैरत से देखा। इकानामा फिल करवाए। एक बूढ़ा शख्स जो देखने में काफी बारब लग रहा था, वो नहायत संजीदगी से यशवा से बोला। यशवा दिल पे पत्थर रखे सब कुछ बताती चल गई। शाज़मा बेगम के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो बोलना चाहती थी, लेकिन यशवा की दी गई कसम के आगे वो मजबूर हो गई थी। यशवा अकमल बिन्नत अकमल शेख, आपका निकाह चौधरी जावियार आदिल वल्द चौधरी मुर्तसिम से तय पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब की आवाज ने यशवा के कानों में सुत होगा। वो बुई बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की एक बड़ी सी शॉल ओढ़े चेहरे को छुपाए अपने डार्क ब्राउन आंखों से वहां मौजूद इंसानों के बीच छुपे बेड़ियों को देख रही थी। उसकी आंखों में एक आंसू भी ना आया था, लेकिन चेहरे पर एक कर्ब था जो चेहरा ढका होने की वजह से कोई नहीं देख सका था। लेकिन वक्त आएगा, आप खुद चलकर मेरे पास आएंगे और इस वक्त का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। यशवा, उसके कानों में एक बाजगश्त हुई थी और फिर वो सब कुछ दिलो दिमाग से निकालती कबूल है कह गई। उसे कहना था हर हाल में, उसे अपनी माँ को बचाना था। उसने अपनी कुर्बानी दी, अपनी आंखों खुद को उसने वनी के लिए पेश किया, सिर्फ अपनी माँ के लिए जो सामने खड़ी आंखों में आंसू लिए अपनी बहादुर बेटी को देख रही थी। यशवा का जी चाहा वहां मौजूद सबको आग लगा दे। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा यशवा, क्यों? वो आवाज उठाकर शीशे पे मारा और वो छनाके से टूट गया। कमरे में हर चीज बिखरी हुई थी। कुछ भी तो सही नहीं हुआ था। कैसे मेरी मोहब्बत को तुमने यूं तमाशा बना डाला? कैसे सहूं इस दर्द को? अब की बार जोर से मुक्का शीशे पर मारा तो उसका हाथ जख्मी कर गया। खून की बूंदें निकली, लेकिन उसे परवाह कब थी। उसका दिल इस वक्त जिस कर्ब से गुजर रहा था उसे सहन कर पाना उसके इख्तियार में ना था। वो आज बहुत अरसे बाद वही बन रहा था जिसे वो बहुत पीछे छोड़ आया था। अपनी पहचान में तब्दीली लाया था, सख्त जावियार से आदिल बना था, लेकिन आज बरसों बाद फिर से उसी मुकाम पर आगे आल खड़ा हुआ था। आंखें कर्ब से बंद की, कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें, कभी नहीं। अपनी मोहब्बत के तहीन ना भूलूंगा और ना तुम्हें भूलने दूंगा। अब तक तुमने मेरा मोहब्बत वाला रूप देखा है, जिसे तुमने एक पल में धुतकार दिया। अब तुम मेरी नफरत वाला रूप देखोगी और उसी तुम आखिरी सांस तक नहीं भूल पाओगी। ये वादा है मेरा। उस शख्स ने गुस्से से आंखें नीचे खुद से एक अहद किया, इसे वो निभा सकता भी था कि नहीं जानता था। निकाहनामे के साइन करते यशवा को अपना दिल खाली खाली सा महसूस हुआ। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा जो चुपके से उसने पूछ लिया। शाज़मा बेगम ने आगे बढ़कर रोते हुए से गले से लगाया, लेकिन वो यूं ही बेतासुर रही। क्यों किया ऐसा तुमने यशवा, क्यों मेरी बच्ची? शाज़िया बेगम के लहजे में पहली बार यशवा के लिए अपने लिए तरफ थी, वो तरफ जो हमेशा से वो चाहती थी, लेकिन उसे अपने लिए कभी महसूस नहीं हुई थी। आज जब महसूस हुई तो यशवा को अब उसकी जरूरत ही ना रही। आप मामू को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाए, उन्हें इस वक्त डॉक्टर की जरूरत है। हो सके तो बड़े मामू को बुलवा लीजिएगा, बाबा से कहिएगा। बोलते बोलते यशवा के गले में कांटे से चुभने लगे। वो खुद पे जिस तरह जब्त के खड़ी थी वही जानती थी। यशवा, मुझे माफ। शाज़िया बेगम ने माफी के लिए हाथ जोड़े। बाबा से कहिएगा ये मेरा अपना फैसला था, मैंने अपनी मर्जी से ये निकाह किया है। हो सके तो अपनी बेटी को माफ कर दे। इतना कर्ब, इतना दर्द यशवा ने कभी महसूस नहीं किया।
जितना आज वो मासूम दिल की लड़की महसूस कर रही थी। धीरे से मोबाइल उनके हाथ में थमाया। उन्होंने यशवा को आजी से देखा। बस वो एक लम्हा था जब यशवा ने उन्हें माफ करते गले से लगाया और वहां से जाने का इशारा किया। वो बिलक बिलक कर रो दी। उसकी माँ को वहां से बाहर ले जाया गया। वो अंदर से अंदर तल तल मर रही थी। अपनी बेटी को वो इन दरिंदों के हवाले कैसे करती जिन्होंने अपने खानदान की बेटी को नहीं छोड़ा। नजमा को खुद मार डाला और इल्जाम उसके भाई पर लगा दिया। उनकी बेटी यशवा के साथ क्या सलूक करेगी वो? शेख साहब को क्या जवाब देंगी? उन्हें और फराज को एक गाड़ी में शहर की तरफ रवाना कर दिया गया जैसे कि तय हुआ था। यशवा का दिल सूखे पत्ते की मारे लर्जा और इर्द गिर्द देखा, लेकिन कोई भी औरत उससे बात नहीं कर रही थी। काफी औरतें वहां मौजूद थी, लेकिन किसी में जुर्रत ना थी कि यशवा से कुछ भी कहती या पूछती। वो सरदार चौधरी जावियार की बेटी थी। भले वनी में थी, लेकिन उसकी निकाह में आ चुकी थी। उसी लम्हे एक मुअज़्ज़ज़ खातून अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में बहुत खूबसूरत मर्दाना शॉल थी। उन खातून ने वो शॉल यशवा को उड़ाई कि उसका नाजुक वजूद इस शॉल में छुप सा गया। यशवा के दिल ने अपने रब से मदद मांगी। रब ने उसके दिल में ये एहसास जगाया जिससे उसके अंदर एक एतमाद पैदा हुआ कि जिस शख्स के नाम के साथ उसका नाम जुड़ा है उसके फौरन बाद उसके सर को ढांपा गया। यकीनन वो कोई आम हस्ती नहीं होगा। अल्लाह ने उसके नसीब में उसे लिखा। या तो इसका इम्तिहान है, एक आजमाइश, या अल्लाह की तरफ से नवाजा गया एक तोहफा। उसका चेहरा ढांपे उसे गाड़ी में बिठाया गया। उसे चौधरियों की हवेली ले जाया जा रहा था। यशवा का दिल बहुत सख्त घबरा रहा था। वही खातून उसके साथ थी। यशवा ने किसी से कुछ भी पूछना जरूरी न समझा। सख्ती से आंखें मीची तो मिस्टर आदिल का चेहरा आंखों में आंसू आया। वो शख्स बहुत चुपके से उसके दिल के नाह खाने में छुप के बैठ गया था। यशवा ने जट से आंखें खोली। नहीं, अब नहीं। अब वो हाथ पीछे छोड़ गया था। अब सब कुछ बदल गया। अब मुझे इनके बारे में नहीं सोचना, लेकिन क्या मैं इन्हें भूल पाऊंगी? और वो जब उन्हें पता चला कि मैं, तो क्या करेंगे वो? यशवा का दिल मिस्टर आदिल के लिए बेचैन हुआ। उसे लगा था कि वक्ती तौर पर सब खराब हो, लेकिन एंड पे सब ठीक हो जाएगा। अपनी माँ की ख्वाहिश पर वो मिस्टर आदिल की मोहब्बत को ठुकरा दी। अपने बड़े मामू के बेटे तैमूर से रिश्ते की हामी तो बढ़ गई थी, लेकिन उसका इरादा उससे शादी करने का बिल्कुल भी नहीं था। उसे यकीन था कि वक्त गुजरते तैमूर की असलियत सबके सामने ले आती और फिर मिस्टर आदिल के लिए वो अपने बाबा से बात करती, लेकिन ऐसा तो कुछ भी ना हो सका। मिस्टर आदिल और यशवा एक ही ऑफिस में जॉब करते थे। ऑफिस की डीईओ का वो भतीजा था और इसे किसी प्रोजेक्ट में उनकी मदद करने के लिए आया था। यशवा के साथ काम करते उससे मोहब्बत करने लगा और फिर उसे प्रपोज कर दिया, जिसे उसने ठुकरा दिया ये कहकर कि हम शादी खानदान से बाहर नहीं करते। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बढ़ पाती, उसकी जिंदगी में बनी होके जाना लिखा हुआ था। गाड़ी हवेली की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। पूरी हवेली में ये खबर फैल चुकी थी कि वली होकर लड़की चौधरी जावेर के निकाह में आ रही है, जिससे कोई भी खातून खुश न थी, खासकर जस्मीन जो जावेर की बचपन की मन थी। शहर पहुंचती हॉस्पिटल में फराज को इंतहाई लगासत में रखा गया था। उसके दिमाग ने जिस्म से नाता तोड़ लिया था, जबकि उसकी नसें भी बहुत मध्यम थी। नजमा की लाश को उसके भाई जबरदस्ती ले गए थे, जबकि वली के लिए चौधरी फरासत की जगह चौधरी जावियर ने अब्दुल्ला नाम दिया। बहुत बहस हुई, यहाँ तक कि गोली भी चली, जिसे बर वक्त नाकाम बनाया गया। लेकिन चौधरी जावियर अपने फैसले से एक इंच न हटा, इसलिए वह चौधराइन वहां पहुंची और मामला संभाला। फिर यही तय हुआ कि वनी में सरदार की बात मानी जाएगी। लड़की सरदार चौधरी जावियर के निकाह में आएगी। भले नजमा चौधरी फरासत की बहन थी, लेकिन वो सौतीली बहन थी, जबकि नजमा हवेली की बेटी थी और हवेली से चौधरी फरासत को बरसों पहले निकाल दिया गया था। अब उसका हवेली से कोई लिंक नहीं था। तो भले वो जावियर का सौतेला चचा था, लेकिन उसे कोई फैसला करने का इख्तियार न सौंपा गया। इस सूरत वली में चौधरी जावियर का ही निकाह होने जा रहा था। चौधरी फरासत एक बार फिर चौधरी जावियर से मात खा गया। उस वक्त उसने अपनी सौतेली माँ की लाश की मांग की, जो मामले की नजाकत को समझते चौधराइन ने उनके हवाले करने की इजाजत दे दी। उस वक्त चौधरी जावियर को चुप होना पड़ा। उस वक्त एक जिंदा लड़की को चौधरी फरासत से बचाना था। वो इसलिए अपनी बात को मुकद्दम रखता नजमा की लाश को उनके हवाले कर गया। चौधरी फरासत वहां से दंदनाता हुआ निकला और शाहजमा बेगम यशवा के लिए कुछ न कर सकी। उनके हाथ में यशवा का ही फोन था, जिससे उन्होंने अपने भाई को कॉल करके बुलाया। क्या हुआ फराज को? बड़े भाई गुलफराज साहिब ने आते ही शाजिया बेगम से पूछा, तो उन्होंने मुख्तसर सब भाई को बता दिया। गुलफराज शेख तो सर पीट कर रह गए। ये क्या कर दिया तुमने शाजिया? अकमल भाई कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें। वो काफी सोच विचार करते मामले की संगीनी समझते
कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। वो हॉस्पिटल काफी वक्त रुके रहे, लेकिन वहां रुकने का कोई फायदा नहीं था। फराज बेहोश था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। गुलफराज शाजी बेगम को घर ले आए, जहाँ शेख साहब और शिजा काफी परेशान थे। क्या हुआ? ईश्वा ने फोन उठाया। शेख साहब का दिल बहुत सख्त घबराया। नहीं बाबा, आप भी फोन नहीं उठा रही। शिजा भी परेशान थी। उसी लम्हे शाजिया बेगम बाई के साथ अंदर दाखिल हुई और उनकी बिखरी हालत देख शीजा उनकी जानिब की। अम्मी क्या हुआ, आप ठीक है? शाजिया बेगम की रो रो के आंखें सूज हुई थी। उन्होंने शेख साहब की जाने तोड़ते हुए देखा। अकमल भाई, वो यशवा। गुलफराज शेख का सर झुका था। अकमल शेख की सवालिया नजरें बीवी पे उठे। उन्हें यकीन न आया कि यशवा उनके साथ थी, और जिस तरह का उनका अंदाज था। अकमल शेख के दिल को पूछा, क्या हुआ यशवा को? यशवा यशवा कहाँ है? उन्होंने किसी डर के तहत पूछा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ शाजिया बेगम। यशवा कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? शेख साहिब ऊंची आवाज में लड़काए। शाजिया बेगम की यही बस हुई थी। वनी हो गई है वो। उनसे भी ज्यादा ऊंची आवाज में वो चिल्लाई थी। शेख साहब के पैरों तले से जमीन खिसकी। उन्हें लगा उनके साथ उनकी बीवी कोई मजाक कर रही है। आपकी बेटी कुर्बान हो गई है अपनी माँ पे। खुद को वनी में दे दिया उसने, अपनी माँ को बचाने की खातिर। वो खुद को शाजिया बेगम पूट पूट कर रोती, शेख साहब के सीने पर सर रख के पूट पूट कर रोती थी। आज पहली बार उन्हें खुद से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। सारी जिंदगी उस बच्ची को प्यार मोहब्बत न दे सकी जिसकी वो हकदार थी, और आज वो ऐसा काम कर गई थी कि शाजिया बेगम अपनी नजरों में गिर गई थी। शेख साहब ने जोर से उन्हें खुद से पड़े झटका कि वो लड़खड़ाती जमीन बोस हुई। शिजा की आंखें ना हो, दूर खड़ी वो ये सब देखती अपने मुंह पर हाथ रख गई। चौधरी जावियार डेरे पर सब मामला सुलझाते घर पहुंचे। काफी वक्त लग गया था। जितना जल्दी वो सब निपटाने की कोशिश करता, उतना ही मामला बिगड़ रहा था। ईश्वा को जो चौधराइल के साथ हवेली भेज चुका था, लेकिन वो खुद अभी तक ना जा सका था। अब उसकी गाड़ी हवेली से अंदर दाखिल हो रही थी, जहाँ एक बहुत बड़ी कड़ी आजमाइश खड़ी थी। उसके लिए स्पार्ट अंदाज में वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ। कहाँ है वो? चौधरी जावियार ने हवेली के अंदर आते दरियाफ्त किया। सभी खातूने खाना उसके इस अचानक निकाह के इकदाम से नाखुश थी, खासतौर पर जासमीन, जिसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। सारी जिंदगी उसे अपना माना, और आज वो किसी और से निकाह कर रहा है। चौधरी जाविया चौधराइन की आवाज पर वो करता। उसकी आंखें लहू लुहा थी, जैसे या तो वो खुद को मार डालेगा या सामने आई हर चीज को बर्बाद कर डालेगा। आपको नहीं लगता इस बार आपने ये गलत फैसला किया? मेरे फैसले से किसी को भी इनखराफ नहीं बरतने दूंगा दादी सा। जाविया ने खुद पे बमुश्किल काबू पाते उनकी बात को काटते होगा। उसकी जारहाना तेवर बता रहे थे कि आज वो अपने आपे में नहीं है, इसलिए कुछ भी सुनना या कहना बेकार था। आदिल बेटा, ये हाथ। रोजाना वहां आई तो सीधी नजर जावियार के हाथ पर ठहरी, जिस पे पट्टी बंधी हुई थी। मैं ठीक हूँ मासा, बाद में बात होती है। उस पार्ट अंदाज में कहता अपने कमरे की जाने पड़ गया, जहां वो बनी हुई लड़की मौजूद थी। वो इतने बड़े कमरे की बीचों बीच खड़ी इस वक्त खुद को सूली पे खड़ा हो महसूस कर रही थी, जिसे सूली पर लटकाने से उसकी आखिरी ख्वाहिश पे भी पूछना गवारा ना किया गया। वो लड़की अपने दिलो दिमाग को माउफ होता हुआ महसूस करती। इस वक्त अपना सर भी चकराता हुआ महसूस कर रही थी। उसने सुबह के नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया हुआ था, और इस दौरान जो कुछ हुआ उसने उसकी हवास अब धीरे धीरे स्लिप करना शुरू करते थे। उसके गिर्द अभी भी वही शाल लिपटी थी। आम से ज्यादा से लिबास में वो परियों सा हुसन रखने वाली यशवा अकमल शेख मिसिस यशवा जावियार आदिल पंच की थी, और वो शख्स जिसका नसीब बला था किसी भी वक्त आके उस पर हक वसूल कर सकता था। इस ख्याल के हाथे उसके रोंगटे खड़े हुए, हथेलियां पसीने से भरते, माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। वो यहाँ किसी को नहीं जानती थी। उसे सीधा रूम में लाया गया। उसका चेहरा भी किसी ने नहीं देखा था। उसने कहाँ रहना है कहाँ नहीं, इसका फैसला चौधरी जाविया भी करने वाला था। सभी इस मामले में बेबस थे, जिसमें उनका तरफना भी जायज था। वो उसके नाम थी, लेकिन जाविया ने से कभी कोई आस नहीं दिलाई थी। चौधरी जाविया ने जैसे ही दरवाजा खुला, वो सामने खड़ी लड़की को देखकर अपना गुस्सा चाहकर भी जब्त नहीं कर पाया था। उसकी सफेद रंगत में सर्दी घुली हुई थी, और वो सदियों की बीमार लग रही थी। उसका यहाँ मौजूद होना ही चौधरी जावियार के गुस्से को हवा दे रहा था। चौधरी जावियार का बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़ी उस लड़की की जान ले ले। आगे बढ़कर गुस्से से उसकी कलाई को दबोचा कि वो लड़खड़ाकर उसी की बाहों में जुड़ गई। शेख साहब ने जोर से उन्हें खुद से परे झटका कि वो लड़खड़ाती हुई जमीन बोस हुई।
रुख पलट कर जख्मी नजरों से शौहर को देखने लगी। बोलो, मेरी बेटी कहाँ है? किसके हवाले करके आई हो? शेख साहब अब की बात दहाड़े थे। शाजिया बेगम सहम गई। शेख साहब, मेरी बात। गुलफराज शेख से उन्हें ठंडा रखना चाहा तो गुस्से से उनका भी हाथ चटक गए। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, अभी, इसी वक्त। वो कतई अंदाज में बोले थे। शीजा की आंखें नम थी। दूर खड़ी हुई सब देखते अपने मुंह पर हाथ रखे। मेरी बात समझे ना, वो उसे खुद अपनी मर्जी से खुद को वली चिटाख। शाजिया बेगम ने उठते उनके पास जाते रोते की कहने की कोशिश की, लेकिन शेख साहब के एक थप्पड़ ने उनके 14 तब रोशन कर दिए। वो अपना आप काबू न रख पाई। अम्मी। शीजा भाग कर उनकी जाने पड़ी। मेरी बेटी कहाँ है शाजिया बेगम? मुझे अभी इसी वक्त बताओ, वरना मैं तुम्हें तलाक। इतना कहते हुए उनका हाथ दिल पर गया। उन्हें दिल में शदीद ठेस हुई लफ्ज तलाक से। शाजिया बेगम के दिल की दुनिया हिल गई। मामा, बाबा। शीजा माँ को छोड़ते भागती ही बाप के पास आई। बाबा आप। वो लड़खड़ाते उसके बाजू में गिरे थे। उनका हाथ अब भी दिल की तरफ ही था। उन्होंने सख्ती से उस जगह को पकड़ रखा था। उनके चेहरे पर दर्द के आसार नुमाए थे। 16 साल शीजा बाप की ये हालत देखती रो दी। बाबा। उनका सर अपनी गोद में रखा। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। हटो, जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। गुलफराज ने उन्हें पीछे हटाते जल्दी से शेख साहब को सहारा दिया और सब बाहर की जानिब आ गए। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गजाला ने सादिया को बरहम देखा तो पूछ बैठी। अपनी बेटी के नसीबों को रोती है, बिन ब्याही बैठी रह जाएगी। लेकिन जाविया ने उसे ब्याहना नहीं है। ऐसा क्यों सोच रही हो? जानती हो, जाविया ने उस लड़की से बनी में निकाह किया है और उसे तो कमरे से बाहर तक आने की इजाजत नहीं। फिर क्या मसला है? उस लड़की को अगर जाविया ने कैदी बनाकर ही रखना है तो कैद खाने में डाल दे। अपने कमरे में क्यों रखा हुआ है? और जरूरत की हर चीज दे रहा है उसे। सादिया बेगम के माथे पर बल पड़े थे। गजाला बेगम ने कहा, सादिया, इन सब सवालों का जवाब जाविया ही दे सकता है। उन्होंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, दे सकता है तो देता क्यों नहीं है? वो गुस्से से उठ खड़ी हुई। वो मेरी बेटी का हक मार के किसी वली में आई लड़की को कैसे दे सकता है? और दुख तो इस बात का है कि ये सब कर रहा है और कोई से पूछने वाला भी नहीं। किसकी जुर्रत है कि वो चौधरी जावियर के किए के फैसले के खिलाफ जा सके या उससे कोई सवाल और जवाब कर सके? अचानक से जावियर की आमद पर सभी खवातीन बुरी तरह गड़बड़ाई थी। गजाला बेगम बेटे को इतने दिन बाद देखकर जैसे खिल उठी थी, जो एक हफ्ते बाद वापस आया था। निकाह करने के बाद वो हवेली से चला गया था और आज वापस अपनी शक्ल दिखाई थी। वो इनका इकलौता बेटा था। माँ की आंखों की ठंडक। गजाला बेगम ने आगे बढ़कर जावियर की सभी पेशानी पर बोसा दिया कि उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए नरमी ही नरमी थी। कैसा है मेरा बेटा? उनकी आंखें भीगने लगी। जावियर ने उनका हाथ चूमते इस बात में सहराया कि उनके सीने से लग गई, जबकि सादिया बेगम ने पहलू बता, आपको क्या इतराज है चेचीजा? खुलकर बताएं। आदिल ने आज उनसे दो बदो बात करने का इरादा बांधा था। आदिल बेटा, छोड़ो इन बातों को। गजाला बेगम ने उसे रोकना चाहा। नहीं अम्मी, अम्मी जान मुझे बात करने दे। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं चचीजा, क्या कभी मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा या बाकायदा तौर पर मेरा और उसका नाम लिया और मैं इस रिश्ते पर हामी भरी हूँ? नहीं ना। फिर आप किस बेस पर इतना वावेला मचा रहे हैं? जाविया ने इनके मुकाबिल खड़े होते वो बातें की जो ये सादिया बेगम दंग रह गई थी सुन के और सवालिया नजरों से जिठानी को देखा। जाविया, आपका और जस्मीन का रिश्ता बचपन से तय है। गजाला बेगम ने धीरे से कहा, तो इसमें गलती किसकी है? जाविया उनकी जाने पड़ा। बेटा, बड़ों ने ये फैसला किया और इस पे बुराई क्या है? गजाला बेगम को घर का माहौल दरहम बरहम होता दिखाई दे रहा था। रहने दे भाभी, मैं जानती हूँ ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है। जस्मीन से निकाह के बाद शेरा कोट की जमीन जस्मीन के नाम कर जाएगी, इसलिए आप लोग अब ये आना कानी कर रहे हैं ताकि वो जमीन आप बचा सके। सादिया बेगम ने ऐसी बात की कि गजाला समेत वहां चौधराइन के आते कदम भी थमे। उन्हें भी सादिया से इस किस्म की बात की उम्मीद ना थी। ये क्या बोले जा रही हो सादिया? तुम होश में तो हो? जाविया के बारे में ऐसी बात करने की जरूरत कैसे हो तुम्हारी? सो सरदार है इस गांव का और उसके साथ जुड़े 5 गांव का, और तुम्हें लगता है कि शेरा कोट की जमीन का कुछ हिस्से की खातिर वो ये सब करे? चौधराइन ने उसे आड़े हाथों लिया था, जबकि जस्मीन को माँ की ये बात बिल्कुल अच्छी न लगी। उसे जायदाद नहीं सरदारनी बनना था और वो भी सिर्फ जाविया की बीवी बनके ही ये ओहदा वो हासिल कर सकती थी। उसकी माँ ने सारा काम खराब कर दिया।
एक मिनट दादी जान, इन्हें बोल लगे ताकि मुझे भी तो पता चले कि इनके दिल में है क्या। जाविया ने संजीदगी से कहा, मैं वही कहूंगी, मेरी बेटी के हक में किसी को खाने नहीं दूंगी। सादिया बेगम की बात पर सभी ने उनकी तरफ सोच से देखा। बस हो गई आपकी बात खत्म। चौधरी जाविया ने लब खींचते हुए कहा, आपको शेरा कोट की जमीन चाहिए ना, अभी इसी वक्त आपकी बेटी के नाम करता हूं। जाविया ये क्या कह रहे हैं आप। चौधराइन को शौक लगा, दादी साहब मुझे बात करने दे, इन्हें शेरा कोट की जमीन से मतलब है और वो मैं आप आज इनके नाम कर देता हूँ, लेकिन इनकी बेटी से निकाह कभी नहीं करूंगा। जाविया अपना फैसला सुना था, गुस्से से कमरे की जाने पड़ा। सभी खामोश नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। चौधरी मुर्तसिम और चौधरी असलम भी वहां पहुंच गए थे। गजाला बेगम ने उन्हें सारी बात बता दी, जिसपे चौधरी असलम ने अपनी बीवी की अकल पे मातम किया, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था, अब कुछ नहीं हो सकता था। कमरे का दरवाजा गुस्से से खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ। इस वक्त वो इतने गुस्से में था कि वहां मौजूद एक वजूद को फरामोशी कर गया। वो बिस्तर पर लेटे अपने घर वालों के मुतालिक सोच रही थी। उसकी सोचों का महवर आदिल पे चला गया तो लब धीरे से मुस्कुराहट में ढले। चलो कोई तो था बाबा के बाद जिसने मुझे सच्चे दिल से चाहा। अभी वो इन्हीं सोचों में गलता थी कि दहाड़ की आवाज से दरवाजा खुला और वो चौंकी और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसे लगा उसका वहम है, वो शख्स गुमान से निकलकर हकीकत कैसे बन गया, लेकिन ये तो उसका वहम नहीं था, वो वाकई हकीकत था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर आदिल। ईश्वा ने अचानक से आदिल को अपने कमरे में देख हैरान रह गई। कुछ पल तो सुनती होगी, लेकिन जब अगले पल होश आया तो उसके सामने आम खड़ी है। उसके बरअक्स मुकाबिल खड़ा शख्स उसे मुकम्मल इग्नोर किए कबर्ड से कुछ निकाल रहा था। मिस्टर आदिल, आपको सुनाई दे रहा है मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या कर रहे हैं आप यहाँ और क्यों आए हैं। चले जाए प्लीज। डर और खौफ से उसकी आंखें भीगने लगी थी। उस शख्स की आंखें गुस्से से लाल ही, दोनों बाजू से जबड़े उसे कबर्ड के साथ जोर से झटका देते लगाया कि ईश्वा की कमर में कबर्ड इंतहाई जोर से पवस थी और उसकी सिसकारी दिखती थी। तुम होती कौन है मुझसे मेरे जहाज यहाँ से निकालने वाली, औकात क्या तुम्हारी, बोलो जवाब दो। वो फनका रहा था, उसकी गर्म सांसें ईश्वा को झुलसाती हुई थी। अपना दर्द भूले उसने आदिल की लाल आंखों में झांका, जहाँ आज मोहब्बत का कहीं शहवत अपना था। आप मिस्टर आदिल यहाँ। ईश्वा को समझ ना आ रही थी कि इतने दर्द के दिल से कैसे इसको छू सकता है। वो भी उसके ससुराल पे आगे ये शख्स यहाँ कैसे पहुंचा। मिस्टर आदिल, आपको कोई हक नहीं है मुझे इस तरह के सवाल करने का, और आप यहाँ पहुंचे कैसे, जाए यहाँ से। ईश्वा ने हिम्मत करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब उसकी आंखों में एक पल के लिए ईश्वा को खौफ सा महसूस हुआ। तुम मुझे निकालोगी मेरे ही घर से, इतनी औकात है तुम्हारी। अब की बात पीछे होकर वो खड़ा होता, सीने पर बाजू बांधे नफरत से बोला, आपका घर। ईश्वा को उसकी बात पर यकीन न आया था। मिस्टर आदिल, जाए यहाँ से, कभी किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। मेरी जिंदगी आगे ही मुश्किलों से भरी हुई है, इसे मजीद खारदार ना बनाए। ईश्वर ने उसकी बात को नजरअंदाज करते उसके सामने हाथ जोड़ दिए। वो डर गई थी कि ये लोग ये आदिल को भी नुकसान न पहुंचा दे। तुम्हारी जरूरत का मैं क्या करूं, बनी होके जाना पड़ रहा है खुद को प्लेट में सजा के पेश करने का। तो मेरा नाम अभी चौधरी जावियार आदिल नहीं। जावियार ने उसे पीछे की तरफ धक्का देते कबर से जमीन के कागजात निकाले। उसकी बात पर यशवा की हालत ऐसी थी जिसे काटो तो बदन में लहूंगी। मिस्टर आदिल चौधरी जावियार, चौधरी जावियार, मिस्टर आदिल। उसके दिमाग में उन दोनों की बात कशती थी। जावियार दरवाजे की जाने पड़ा। मिस्टर आदिल। यशवा होश में आई और उसके चेहरे उसके पीछे लगी और उसे वाजिब थामा। काश ये पल आदिल की जिंदगी में आया होता तो उसको खुशकिस्मत ही समझता। तो चौधरी जावियार की जिंदगी में आया था और जिंदगी ज्यादा की कलाई को थामने की हिम्मत करके यशवा ने अपने लिए खुद मुश्किलात कर दी थी। जावियार ने एक नजर आने वाले और उसके हाथ पर पड़े पर अपने बाजू पर झपका लगा। आदिल नहीं। चौधरी जावियार करख्त लहजे में कहता हुआ यशवा को बहुत कुछ याद करा रहा था। आप मिस्टर आदिल, यशवा ने आंसू बड़ी आवाज में कहा। उसका चेहरा बेहद खुश था। क्या वो तुम्हारे सामने खड़ा है? वो आदिल नहीं है। चौधरी जावियार ने, जिसके साथ में जवानी से ज्यादा कुछ नहीं हो। जावियार के अल्फाज यशवा के दिल में बहस थे। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको तो मुझसे मोहब्बत। शरा शरा। जावियार उसकी दहाड़ पर यशवा उसकी दहाड़ पर सहम सी गई थी और 2 कदम पीछे हो।
खबरदार जो अपनी जुबान से ये लफ्ज़ भी रहा है, तुम ये जानो मोहब्बत क्या है। तुमने मोहब्बत का ला दूर की बात, तुमने मेरी मोहब्बत को समझा ही नहीं। लगता पल लगा था ठुकरा दिया गया और आज किस मुंह से तुम उन लोग का मोहब्बत का दम भर रही हो। आदिल ने उसे बाजू से पकड़ कर झिंझोड़ा। आदिल के साथ उसकी मोहब्बत को तुमने मार डाला। इश्वा अकमल शेख, आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो वही है, सरदार चौधरी जावेर अली आदिल, जो तुमसे बेपनाह नफरत करता है। निकाह भी, और आज के बाद। इश्वा ने निकाह को समझती हुई एक आईब्रो उचकाते हुए कहा, डोंट वरी, सब समझा दूंगा। दंजन कहते हुए वो दरवाजे की जाने पड़ा। आप बात तो सुने मेरी। ईश्वर ने फिर उसका रास्ता रोका। प्लीज आदिल, एक बार सुन तो ले मेरी बात। जिस मुकाम पर तुम खड़ी हो, अब कहने को कुछ नहीं बचा। अब तुमने सिर्फ सुनना है मेरा हुक्म और उसे पूरा करना है, क्योंकि अब तुम मोहब्बत नहीं रही हो मेरी, अब तुम बनी हो, मलकियत हो मेरी। आदिल दरवाजा लॉक करता जा चुका था, जबकि ईश्वा अभी भी आंधियों की जद में थी। नहीं, मिस्टर आदिल ही चौधरी जावेद, ऐसा ऐसा कैसे मुमकिन है? मिस्टर आदिल, मुझसे वली में निकाह नहीं कर सकते, वो ऐसे नहीं है। वो तुम मुझसे मोहब्बत, जिस मुकाम पर तुम खड़ी हो, अब कहने को कुछ नहीं बचा। अब तुमने सिर्फ सुनना है मेरा हुक्म और उसे पूरा करना, क्योंकि अब तुम मोहब्बत नहीं रही मेरी, अब तुम वली हो, मलकियत हो मेरी। आदिल के कहे गए अल्फाज की बाजगश हुई तो वो ढीस गई। क्या वाकई आदिल के दिल से मेरी मोहब्बत खत्म हो गई? गरम सयाल मादा आंखों के रास्ते बहने लगा। उसका दिमाग आज एक बार फिर माफ हुआ था। उसने कभी सोचा ना था कि आदिल ही चौधरी जाबिया होगा और यूं एक दिन मद मुकाबिल आएगा कि इसकी रूह तक फना हो जाएगी। पलट के बंद दरवाजे की जाने देखा जहां से वो अभी अभी बाहर निकला था। मिस्टर आदिल, प्लीज डोंट डू दिस। दिल ही दिल में उसने उसे मुखातिब किया। ये रही जमीन के पेपर्स, आपको आपकी बेटी मुबारक। आज के बाद अपने दिलो दिमाग से ये निकाल दें कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। चौधरी जावियार निकाह कर चुका है, चाहे वनी में किया, लेकिन निकाह हो चुका है और चौधरी जावियार के लिए निकाह अहम है, ठीक उसी तरह जिस तरह मेरी बीवी। समझा सब? चौधरी साहबों ने सबको एक बार फिर समझाया और वहां से बाहर निकला। उसी पल उसके नंबर पर कॉल आने लगी, जिसे सुनता वो परेशानी से हवेली से बाहर निकल गया। तुमने बहुत गलत किया सादिया, एक जमीन के टुकड़े के लिए तुमने हीरा गनवा दिया। असलम चौधरी ने दुख से लीली से कहा। अम्मी, जस्मीन रोती हुई इसके पास आई। मुझे ये सब नहीं चाहिए अम्मी। वो रोते हुए उनसे इल्तिजा करने लगी तो पथराई नजरों से बेटी को देखती रह गई। उसके बाद वो वहां नहीं रुकी, भागती हुई अपने कमरे की जाले पड़ी। ये सब सही नहीं हुआ। चौधरी मुर्तसिम ने गजाला बेगम के पास आते कहा, क्या बोलो अब मैं? वो भी लब भीज गए। चौधरी साहब, आपका बेटा सरदार है इस गांव का, वो जो भी फैसला करेगा वो ही आखिरी तस्वुर किया जाएगा। अब खामोशी ही बेहतर है। गजाला बेगम मुर्तसिम चौधरी से उखड़े लहजे में बोलती अंदर की जाने पड़ गई। सुबह हुई तो यशवा को रोज की तरह अपना सर आज भी बारी बारी सा महसूस हुआ, क्योंकि उसे नींद नहीं आती थी। तो मुलाजमा से कह के वो छुप के कुछ दिनों से वो मेडिसिन ले रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जस्मीन के कहने से उसे कोई मेडिसिन नहीं बल्कि नींद की गोलियां फराहम की गई थी, जिसे वो समझ न सकी। मूंदी मूंदी आंखों से वो सामने देखा तो सुबह पर बड़े शहाला अंदाज में बैठे जावियार पर निगाह डाली। यशफा फौरन अपनी हवा से मुलटी। या अल्लाह, ये कब आए? पास ही बड़ा दुपट्टा उठाकर अपने गेट लपेटा। वो उठती हुई जावियार के सामने जा खड़ी। जावियार ने माथे पर बल डाले, बिना पल के चिपके उसका सिरापा देखा। वो बहुत कमजोर लग रही थी, उसका भरा भरा जिस्म अब कांटा बनता जा रहा था। जावियार को पूरा यकीन था कि उसने अच्छा खासा वजन कम कर लिया होगा। आप कब आए? वो थोड़ा घबराई थी। इश्वा अकमल शेख घबराई थी। जावियार ने उसे सर से लेकर पांव तक देखा। मैं कभी भी किसी भी वक्त आ सकता हूँ, ये मेरा घर, मेरा कमरा, और तुम मेरी मलकियत। जावियार ने उठकर उसके पास आते इसकी कमर के गिर्द बाजू फाड़ के तो इसकी सीने से जा लगी। सांसों के इर्तहाश ने इश्वा को कुछ बोलने की काबिल ही नहीं छोड़ा। दोनों अब तक एक दूसरे को देखे गए। जानती हो तो बहुत बड़ी साहिरा हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपने दिल से खेलने नहीं दूंगा, बल्कि नफरत की ऐसी मार मारूंगा कि तुम सारी जिंदगी मोहब्बत को तरसोगी। उसकी उंगलियां यशवा की कमर में प्रवस्त होती जा रही थी। आदिल, ज़ेर फूल से पुकारते फिर से अपनी मोहब्बत का जादू उस पर फूंकने लगी थी। आदिल की गिरफ्त नरम पड़ी थी। I'm sorry आदिल, ये वो लफ्ज थे जिसे न जाने कितनी बार वो ख्यालों में जावियार को कह चुकी थी। तुम्हारा सॉरी मल्ट फुट, जबकि इसे छोड़ा था।
آئندہ کبھی नींद की गोलियां ली तो ऐसी नींद चलाऊंगा कि जिंदगी पर छाप नहीं पाओगी। उसे बालों से पकड़ कर झटका देते हो रहा था। मजीद वहां रुकना उससे बर्दाश्त से बाहर हो गया। वो यशवा को मजीद कोई दर्द नहीं देना चाहता था, इसलिए खामोशी से बाहर निकला। उसकी नींद की गोलियां देख चुका था और यही समझ रहा था कि वो जानबूझकर ये नींद की गोलियां ले रही है। यशवा संभलती ही उसके पीछे लपकी, लेकिन दरवाजा एक बार फिर बंद हो चुका था। प्लीज आदिल, मुझे एक बार अपनी सफाई में बोलने का मौका तो दे प्लीज। आप मुझे शीरू सजा नहीं सुना सकते। यशवा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो रब की इस नेमत का शुक्रिया कैसे अदा करे, या उसे अपने लिए एक और कड़ी आजमाइश समझे। उस शख्स जिसे दिल से चाहा, जिसकी ख्वाहिश दिल ने की, अल्लाह ने कैसे उसका सब्र पे उसी झोली में डाल दिया। लेकिन उसकी बदगुमानी को दूर कैसे करे, उससे सख्त नाराज था और उसकी नाराजगी यशवा की जान ले रही थी। दिल, प्लीज ओपन द डोर। वो दरवाजा पीट रही थी, लेकिन वो लॉक करता वहां से जा चुका था। इतनी आसानी से तो वो उसे बख्शने के मुंह में ना था। अभी दोनों ही मोहब्बत की पहली सीढ़ी पे थे, इसलिए अपनी अपनी मोहब्बत को समझ ही नहीं पा रहे थे। एक ने एतबार न करके मोहब्बत को मार डाला था और दूसरा बदला लेने की गर्ज से मोहब्बत को मार रहा था। जबकि मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है, दर्द देती है, ताहियात देती है, फिर भी जिंदा रहती है। और ये दोनों एक दूसरे के लिए पनपती मोहब्बत का गला घूंट रहे थे। अपने मोबाइल पे मुसलसल एक नंबर पर कॉल आते देख जावियर को मीटिंग छोड़नी पड़ी। कुछ दिन पहले ही जुर्गे में एक फैसला हुआ था, जिसमें गांव के एक शख्स इब्रार शेख को बचा लिया गया था और उसकी जगह उसकी बहन को बनी कर दिया गया था, जो कि चौधरी फरासत का बेटा था और इंतहाई अयाश परस्त था। इस बात से जावियर बहुत ज्यादा अफसरदा था। वो चाहकर भी इस रस्म को रोक नहीं पा रहा था। उसके लिए उसने एक कानून की मदद लेने का सोचा। इस सिलसिले में अपने वकील के साथ मिलकर इस मामले में अदालत की तरफ से रुजू कर रहा था, ताकि उसकी गांव में ये रस्म मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। आज भी उसकी एक जज के साथ मीटिंग थी। मीटिंग के दौरान उसके नंबर पर मुसलसल एक ही नंबर से फोन आ रहा था, जिसे वो बार बार इग्नोर करता। अब गुस्से में आते हुए एक्सक्यूज करता, उठा, कॉल अटेंड किया। दूसरी जानिब से जो सुनने को मिला, उसे उसकी मोबाइल पर हाथ की गिरफ्त सख्त हुई। मैं फौरन आ रहा हूँ कहते साथ इसने कॉल कर की। एडवोकेट जमीर से इमरजेंसी के कहते हुए वहां से बाहर निकला तो ड्राइवर गाड़ी लिए खड़ा था। फौरन फार्म हाउस चले। उसे ऑर्डर देता वो गाड़ी में बैठा और किसी और नंबर पे कॉल मिला गया। कॉल तो जा रही थी, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। डैम इट, नहीं यशवा, इस बार नहीं। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार नहीं। वो दिल ही दिल में यशवा को मुखातिब करते हुए बोला, जबकि दिल बुरी तरह घबरा रहा था। शेख अकमल को एक हफ्ते बाद घर ले आए थे। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो ज्यादा बात नहीं कर पा रहे थे। इस दौरान गुलरेज मामून शीजा ने शाजमा बेगम से बारहा पूछा कि यशवा को कहाँ छोड़कर आए, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। यशवा ने उन्हें कसम दी थी। हमारे माशरे की भी कितनी अजीब बात है, हमेशा आजमाइश के लिए सुतेली औलाद को चुनते हैं। यशवा शेख अकमल की पहली बीवी की औलाद थी, जबकि शीजा शाजमा बेगम की औलाद थी। यही आकर यशवा की जगह शीजा होती तो क्या शाजी इतनी आसानी से जा रहती थी, या उसको छुड़ाने की कोशिश न करती। उनके शोहर ने उनसे बात करना छोड़ दिया था। ना सिर्फ बात करना, बल्कि उनका हाथ का खाना पीना भी। शीजा ही बाप का सब कुछ संभाले हुए थे, जबकि शाजिया बेगम जाए नमाज में बैठकर अपनी सौतेली बेटी के हक में दुआ करती थी और अल्लाह से माफी मांगती। लेकिन इंसान भूल जाता है कि हकूक अल्लाह तो अल्लाह माफ कर दे, हकूक कुल इबाद की माफी नहीं है। जावियर का रुख फार्म हाउस की जानिब था, जहां उस वक्त धोखे से जस्मीनों से भेजा था। ये जावियर अच्छी तरह जान गया था कि उसे किसी प्लानिंग के तहत भेजा है। वो फार्म हाउस जैसे ही पहुंचा, बारिश ने हर तरफ जलथल मचा दी थी। इतनी तूफानी बारिश को देख जावियर के दिल में यशवा के लिए सख्त परेशानी पैदा होने लगी। वो गाड़ी से बाहर निकलता अंदर की जानिब उजलत से बढ़ा, जहां गुप अंधेरा था। वो कमोबेश ही वहां जाता था। वो तकरीबन काफी वक्त से उसने वहां का रुख नहीं किया था, ना ही वहां किसी का आना जाना था, इसलिए अंधेरे और खामोशी का राज था। जावियर ने सारी लाइट्स मुलाजिम जरमान से कहकर ऑन करवाई। क्या हुआ चौधरी जी, किसे ढूंढ रहे हैं? वहां मौजूद रमजान बाबा, जो फार्म हाउस का ख्याल रखते थे, जावियर को पूरे फार्म हाउस में पागलों की तरह चक्कर लगाते थे। रह न सके तो पूछ बैठे, रमजान बाबा, एक लड़की आई है या किधर है वो? बेचैनी से पूछा। नहीं चौधरी जी, यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। वो हैरानी से बोले, क्या हो गया आपको? वो आई है यहाँ, मुझे इत्तला मिली है, ढूंढे उसे, यही कहीं होगी। वो बेहद परेशानी से बोला, चौधरी जी, मैं तो सारा वक्त यही था, ना गेट खुला, ना कोई लड़की आई और ना ही कोई और।
आपको किसी ने गलत इत्तला पहुंचाई है। रमजान बाबा ने घबराते हुए अंदाज लिखा। तो जाविया बुरी तरह चौंका कि दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वो सब कुछ दोबारा अपनी दिमाग से रिमाउंड करने लगा। वो कहाँ जा सकती है, उसे कहाँ भेजा जा सकता है। अपनी सोचों के घोड़ों को तेजी से दौड़ा रहा था। इतना वक्त नहीं था कि वो वापस हवेली जाता और जैस्मीन से हिसाब किताब करता। तब तक बहुत देर हो जाने थी। यही सोचता वो आंखें बंद करता, अल्लाह से मदद तलब कर रहा था। उस वक्त उसे खुद से ही सब कुछ करना था, अपनी यशवा को ढूंढना था। आज कितने दिन बाद जैस्मीन ने उससे बात की थी। यशवा को थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन बात पे क्या कही थी। उसने पैगाम दिया था कि चौधरी जाविया ने उसे फार्म हाउस बुलाया है। पहले तो सख्त हैरान हुई कि आदिल तो उससे बात ही नहीं करता, फिर उसे फार्म हाउस कैसे बुलाया। लेकिन उसे जाना था क्योंकि आदिल ने बुलाया था, वो इनकार नहीं कर सकी। दिल ही दिल में वो खुश हुई कि शायद आदिल उसे एक मौका देना चाहता था। शावर लेकर जब उसने डिजाइनर जोड़े का इंतखाब किया और हल्का हल्का मेकअप करती हुए जाविर की कबर्ड की जाने पड़ी और उसकी शॉल्स पर हाथ फेरते ज़ेनब मुस्कुराती उसे लिया जैसे आदिल उसके पास हो। इसमें से एक ब्लैक कलर की शॉल को उसने निकाला और अपने इर्द गिर्द लपेटा। मिस्टर आदिल, क्या हुआ? अगर आप मेरे साथ नहीं तो आपकी शाल से मुझे आपकी खुशबू महसूस होती है। ये मेरे पास होती है तो ऐसा लगता है जैसे आप मेरे साथ है। ईश्वर दिल ही दिल में आदिल को मुखातिब करते सोच रही थी। ये दो नामों की वजह से सब गड़बड़ हुई है। मेरी जिंदगी में आदिल बनकर आए और निकाह करते वक्त चौधरी जावेर बन गए। वो ज़ेनब मुस्कुरा दी। इतने में मुलाजमा वापस आई और यशवा को चलने का कहा। यशवा अपने आप को आईने में एक दफा देखती हुई मुस्कुराकर मुलाजमा के पीछे चल दी और इस वक्त हवेली में कोई भी सामने नहीं था। मुलाजमा उसे न जाने किन रास्तों से लेकर जाती ही हवेली से बाहर ले आई। यशवा ने ज्यादा ध्यान न दिया, बाहर गाड़ी खड़ी नहीं थी तो उसमें मुलाजमा ने उसे इशारा किया कि वो जाकर बैठ जाए। यशवा ने एक कदम हवेली की जाने देखा और फिर कदम आगे बढ़ाए और ऊपर खुले आसमान की जाने देखा। चाहे इस वक्त बादलों ने डेरा जमाया हुआ था और किसी भी वक्त वो बरसने को तैयार थे। ठंडी ठंडी हवाएं उसे छूकर गुजरती तो एक पल को जैसे लर्जा तारी हो जाता। वो जल्दी से आगे बढ़कर गाड़ी में बैठी। कितने दिनों बाद उसने आज खुला आसमान देखा था। मुस्कुराते हुए एक तरफ होकर देख रही थी जैसे पहली दफा देख रही हो। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ चुकी थी जबकि जस्मीन और मुलाजमा ने दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। बीबी जी देख ले, ये हम फंस ही ना जाए। मुलाजमा ने घबराते हुए जस्मीन से कहा, तुम बस बेफिक्र हो, अब निकलने की करो यहाँ से। तुम यहाँ हो ही नहीं तो कैसे इसको बेच सकती हो, बस जाओ अब तुम यहाँ से, बाकी मैं देख लूंगी। जैस्मीन ने उसके हाथ में नोट पकड़ाते उसे वहां से चलता गया और वो खुद अंदर आ गई। देखते हैं अब कैसे चौधरी जावेर तुम्हें अपनी इज्जत बनाकर इस हवेली की मालकिन बनाता है। जैस्मीन ने शातिराना दिमाग के साथ सोचते हुए वो मुस्कुराएगी। ऊंचे नीचे कच्चे रास्तों से होती गाड़ी बहुत तेजी के साथ सड़क पर रवा दवा थी। इर्द गिर्द अब ट्रैफिक की बजाय अका गाड़ियां ही नजर आ रही थी। रोड के दोनों तरफ पर अब घने दरख्त दिखाई दे रहे थे। यशवा ने गहरा सांस खारिज करते गाड़ी की सीट के साथ टेक लगा ली और उसके ख्यालों में जावेर आन सनाया कि किस तरह उसने उसे बचाया था। ये सब सोचते उसके लब मुस्कुराए। एक बार आदिल राजी हो जाए, इसके बाद मिस्टर आदिल के साथ मैं अपने अम्मी अबू से भी मिलने जाऊंगी। वो जरूर मेरी राह देख रहे होंगे। ईश्वा मन ही मन आगे की प्लानिंग बना रही थी। कुत्ते में गाड़ी एक बहुत ही बड़े बंगले के पास जाकर रुकी। बारिश और आंधी की वजह से बिल्कुल अंधेरा छा चुका था। कहीं कहीं दूर बिजली चमकती तो इर्द गिर्द का मंजर वाज़ा होता। अचानक से यशवा को डर सा लगा। इतनी तेज बारिश और शाम के साए गहरे हो रहे थे और इस दौरान आदिल ने इसे इस फार्म हाउस में बुलाया था। उसे कुछ खटक रहा था। बीबी जी आप अंदर जाएं, साहिब अंदर ही है। ड्राइवर ने पीछे की तरफ गर्दन तुर्ची करते यशवा से कहा तो यशवा अपने इर्द गिर्द जावेर की शाल को अच्छे से लपेटती हुई बाहर निकली। आन में बारिश की मोटी मोटी बूंदों ने से मुकम्मल तौर पर बिगड़ने वाला। एक मुलाजिम के जरिए वो अंदर की जानो बढ़ती चलेगी। शेड के पास रुककर उसने उस मुलाजिम की जाने देखा। मिस्टर आदिल कहाँ है? उसने पहला सवाल यही पूछा। उस मुलाजिम ने अंदर की जाने इशारा किया। यशवा की नजर एक राहदारी की जाने उठी। वो थोड़ा झिझकी और आगे बढ़ी, या नहीं कि पलट कर देखा तो मुलाजिम भी वहां से गायब था। अब चार नचार उसे आगे चलना ही था। अपने भीगे कपड़े देखती हुई माथे से पानी की बूंदों को हटाती आगे की जाने बढ़ती राहदारी अबूर करते हुए एक बड़े से हॉल नुमा कमरे में पहुंची तो एक पल के उसके लिए उसके कदम जामिद हुए। एक नस्वानी वजूद वहां देखकर सामने बैठे तीन आदमी भी हैरान हुए। पलट कर तीनों ने आने वाली उस
दोशीजा को देखा और जिसे देखते इन तीनों की आंखों में एक शैतानी चमक उठी। यार ये अपराध ने इतनी हसीन दोशीजा को यहाँ भेज दिया आज तो, लगता है कुछ ज्यादा ही मूड पे है। इनमें से एक शख्स ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, लेकिन इसकी बात सुनते ही ईशा का पूरा जिस्म लरजा। वाकई ये तुम सही कह रहे हो, यकीनन ये खूबसूरती तो अबरार ने कहीं छुपा कर ही रखी हुई थी। दूसरा शख्स भी उठता हुआ बोलते हुए जोरदार कहका लगाते ईश्वा की जानिब पेशकदमी करने लगा। ईश्वा को ये अंदाजा लगाने में देर नहीं हुई कि वो गलत जगह पर आई है। ये एक ट्रैप था जिसमें उसे फंसाया गया है। ना यहाँ आदिल था, ना ही उसका ये फार्म हाउस। उसे बात समझने में पल लगा। उल्टे कदमों पीछे बढ़ी और इसी राहदारी की तरफ भागती और बाहर निकल गई। बारिश पूरे जोरों शोर से बरस रही थी। वो तीनों शख्स भी उसके पीछे ही लपके थे। केशवा बाहर निकली तो गेट बंद था। उसने बारिश में भीगते हुए गेट को जोर जोर से भला और वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन गेट बंद होने की वजह से वो वहां से न निकल पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मुकम्मल भीगी हुई थी, उस पर ठंड और लर्जा तारी हो चुका था। इतने में वो तीनों आदमी भी उसके सामने आन खड़े हुए। उन तीनों को देखती ईश्वा जावेर की शान को मजीद मुट्ठियों में भेजे अपने आगे वो थाम गई। उसका दिल बहुत सख्त धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो यहाँ कैसे कैसे निकले। इससे पहले कि वो कुछ करती या सोचती, उनमें से एक आदमी ने आगे बढ़कर ईश्वा की शाल को खींचा। ईश्वा के मुंह से जोरदार चीख निकली। शॉल उसने इस तरह लपेटी हुई कि उसकी खींचने से वो घूम कर जाकर गेट के साथ लगी और उसका सर बुरी तरह जख्मी हुआ। बिना शॉल के उसके कपड़े उसके जिस्म के साथ चिपके देख वो तीनों शख्स अपने चेहरे पर कमीनगी हंसी सजाए आगे बढ़े। ईश्वा उन्हें देखते वहां से भागने की कोशिश करने लगी कि उनमें से एक आदमी ने उसे बाजू से पकड़ते दबोचा। ईश्वा ने खींच कर उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया तो शख्स आग बगोला हो गया और उल्टा ईश्वा को उससे भी ज्यादा जोर का थप्पड़ रसीद किया तो ईश्वा दूर जमीन पर जा गिरी। उसके होंठ का किनारा फट गया। गहरी सांस लेते उसने पलट कर उन तीनों शैतानों को देखा और नफी में सर हिलाती हुई पीछे हुई। वो तीनों बारिश में भीगते उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो पीछे बैठते ही रेंगते हुए पीछे की तरफ खिसकी। उसमें से एक शख्स ने आगे बढ़कर यशवा का दुपट्टा थामना चाहा कि उसी लम्हे उसकी कलाई पे एक मर्दाना हाथ में मजबूत ग्रिप चबाई। उस शख्स का हाथ ईश्वा के दुपट्टे तक नहीं पहुंच सका था। ईश्वा ने पलके उठाकर सामने देखा तो उसकी जान में जान आई। उसका मजाजी खुदा, उसका मुहाफिज, उसका शौहर इस वक्त जावेर वहां मौजूद था और जिस कहर की नजर से वो उन तीनों को देख रहा था, ईश्वा को यकीन था कि वो अब उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। और वैसा ही हुआ। जावेर ने उस शख्स की कलाई को सख्ती से मरोड़ा कि वो चीख उठा और पीछे खड़े आदमियों ने भी जावेर को देखा तो डरकर एक लम्हे के लिए वो भी पीछे हटे। चौधरी जावेर को कौन नहीं जानता था और इससे वो क्या मुकाबला करते। वो एक बॉडी बिल्डर था, जबकि उनकी आधी जान तो हराम मशरूब में ही खत्म कर डाली थी। वो नशे में थे, इसलिए उन्होंने पीछे हट जाना ही मुनासिब समझा। लेकिन जावेर उन्हें छोड़ने वालों में से नहीं था। एक के बाद एक को मारता गिराता चला गया। उन तीनों को अदमुआ करता वो वापस ईश्वा की जाने पड़ता। बारिश में भीग जाने की वजह से उसकी आवाज मुअत्तल हो रहे थे। जावेर ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बाहर की जानिब कदम बढ़ाई। गेट को जोरदार टांग मारी तो वो खुलता चला गया। गेट पे खड़ा गार्ड मौत की नींद सोच का था। जावेर के सिक्योरिटी गार्ड भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने जावेर को कवर करते गाड़ी तक जाने में उनकी हिफाजत की। यहाँ से जावेर का फार्म हाउस कुछ ही मील की दूरी पर था। जावेर यशवा को लिए अपनी गाड़ी के अंदर बैठा और उधर का रुख कर चुका था। फार्म हाउस में आते ही जावेर यशवा को लिए अपने रूम की जाने पड़ा। यशवा इस वक्त नेम बेहोशी की हालत में थी। वो आदिल को देखकर जी उठी थी, लेकिन उसकी आवाज पूरी तरह नहीं जाग रहे थे। बारिश ने और फिर जो हालात अभी गुजरे थे उसने बुरी तरह उसे झंझोर डाला था। आदिल, उसने धीरे से उसे पुकारा। जावेर ने उसे खड़ा किया तो वो लड़खड़ा। जावेर ने फौरन से उसे थामा तो उसने एक प्यारी सी मुस्कान से उसको देखा। जावेर उसका ठंडा पड़ता जिस्म महसूस करता सख्त परेशान हुआ था। आप मुझे माफ। ईश्वा के उन अल्फाज पर जावेर का दिल टूट के उभरा। वो गिरने वाली थी जब उसके नाजुक वजूद को जावेर ने अपनी बाहों में समेटा। वो लड़खड़ा कर उसकी बाहों में झूम गई। ईश्वा, आंखें खोलो प्लीज। जावेर ने परेशानी की आलत में उसे पुकारा, जबकि वो होशो खरूश से बेगाना होती उसे अजीब दुराहे पर ला खड़ा करते। प्लीज यार, डोंट डू दिस। उसकी गाल थपथपाते हुए परेशानी से बोला। अपनी बाहों में उठाए उसे बिस्तर पर लाया। उसे बिस्तर पर लगाते लिटाते उस पर कंफर्टर डाला, लेकिन उसे सर पड़ता उसका वजूद जावेर को बेसुकून कर रहा था। प्लीज यशवा, बेकअप। उसकी हाथों को अपने हाथों में लिए वो रगड़ते हुए बोला। एक ठंड ऊपर से बारिश में भीगने से यशवा का वजूद नीला पड़ रहा था,
जिससे जाबिर की बेचैनी में इजाफा हो रहा था। रूम का हीटर तेज था, बाहर बारिश का जोर भी टूट नहीं रहा था। सिग्नल इस इलाके की सबसे मेन मसला था और इस वक्त कोई हल उसे नजर नहीं आ रहा था। लेकिन येशवा की गीले कपड़ों को चेंज करना लाजमी था। वो अपने ही कपड़े कबर्ड से निकाल कर लाता, तमाम लाइट्स ऑफ कर दिया और उसके नर्म नाजुक वजूद को अपनी आगोश में लिए उसके कपड़े चेंज करता, दोबारा से लाइट्स ऑन कर गया। इस पे पूरा इख्तियार होते हुए वो उसके करीब न जा सका था, लेकिन उसका ख्याल रखना एक शौहर होने के नाते उसका फर्ज था और वो इसने निभाना था। आज शाज़मा बेगम की चुप टूटती थी। उन्होंने शौहर के कदमों में बैठकर माफी मांगी। काश तुम मेरी बेटी की सगी माँ बन सकती। सिवनी करने के बजाय उसे खुद को जान से मारती थी तो इतना दुख ना होता। वो कराख्त लहजे में बोले, हम जाएंगे येशवा कोले में। गुलरेज मामू ने उनका हाथ थामते रोका, नहीं, हम में से कोई नहीं जाएगा, इसे लाने वाला खुद लेकर आएगा। वो बहुत मुतमईन अंदाज में कहते, बैकग्राउंड से टेक लगाते, आंखें मूंदे, अंकल आपकी बेटी इस वक्त मेरे पास है और आदिल ने उन्हें फोन पर सब कुछ बता दिया था, बहुत पहले। वो येशवा का हाथ उनसे मांग चुका था, तब उन्होंने सोचने का वक्त मांगा था, क्योंकि उनकी बीबी का दिल था कि येशवा की शादी भाई के बेटे से करवाए। अभी ये मामला इधर ही था कि वो माँ के साथ किडनैप हो गई और फिर शाज़मा उसे वनी करार। तब वो ये सब नहीं जानते थे। बाद में आदिल ने उसे फोन पर सब बताया तो उन्हें यकीन दिलाया कि वो येशवा को उनके पास लेकर आएगा। तभी वो इतने दिन से खामोश थे। उसकी आंख खुली तो सर भारी भारी हो रहा था। अपने पेट पे वजन महसूस करते उसने जोर का सर उठाया और पेट पे धरे हाथ को छुआ तो कुछ पल तो समझने में उसे लगे, ये कहा है वो और किसके साथ है। मर्दाना हाथ महसूस करती उसका दिल जोरों से धड़का। वो बिल्कुल साकित हुई। या अल्लाह, ये मिस्टर आदिल। वो दिल ही दिल में दुआ मांगती गर्दन को जरा सा मोड़ दी, अकलों पीछे बहुत ही करीब सोए आदिल को देखने लगी। उसकी रुकी सांस बाहर हुई। वो सोए में इतना प्यारा लग रहा था कि येशवा इस वक्त कितना सुकून महसूस हो रहा था उसे। ये सिर्फ उसका अल्लाह और उसकी रूह जानती थी। आदिल का उसके पास होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि वो एक लम्हे को भी उससे बेखबर नहीं हुआ। उससे दूर होके भी पल पल की रिपोर्ट रखता था और यही वजह थी कि कल रात उसे ऐसे बचा कर लाया जैसे मुसीबत उसके होते येशवा को छू ही नहीं सकती थी। रात का सारा मंजर येशवा की आंखों के सामने लहराया तो उसने एकदम झरझरी सी ली और पलटकर आदिल की जाने देखा तो इसके चेहरे को देखते उसका दिल जोरों से धड़का। माथे पर गिरे सिल्की बाल, हल्की हल्की बियर्ड, अनाबी लबबंद आंखों पे जो नजर आई तो दाएं आंखों पर प्यारा सा तिल उसे अपनी तरफ माइल करने लगा। होंठों के पास का तिल तो येशवा को हमेशा अपनी जानिब मुतवज्जह करता था। येशवा का जी चाह के उसे हाथ लगाकर छुए, उस पे अपने लबों का खराज पेश कर ली तो मुझसे अपनी ख्वाहिश दिल में ही मारनी पड़ी। जब आदिल ने कसमसाकर अपनी आंखें खोली और उसी लम्हे येशवा ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली, यहाँ तक कि सांस भी रोक गई। आदिल से अपने इतना करीब देख के माथे पर बल डाल गया, लेकिन फिर उसके माथे को फिक्रमंदी से छूता उसका बुखार चकने लगा जो अब तक तो उतर चुका था। तशक्कुर से गहरा सांस खारिज किया। रात को उसे अपने करीब सुना था, उसकी तरफ से अपना फर्ज पूरा कर गया था, लेकिन अपने हकूक फिर भी नहीं हासिल किए थे। वो जानता था ये लड़की उससे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन जिस दिन ये अपने लबों से इजहार करेगी उस दिन उसे अपनी मोहब्बत की शिद्दत बताएगा। धीरे से येशवा का सर अपने सिरे से हटाया, बहुत आराम के साथ तकिए पर रखता। पीछे हटने ही लगा था कि येशवा ने उसे झट से कॉलर से पकड़े अपने करीब वापस झटका दिया तो बुखलाकर उसके ऊपर झुका। मिस्टर आदिल, मान जाए, आप मुझसे अब भी मोहब्बत करते हैं। अब भी मैं आपकी मोहब्बत हूँ, मलकियत नहीं। वो एक एक लफ्ज पर जोर देती, सरगोशाना अंदाज में कहती। आदिल को गुस्सा दिला गई। तो मेरी इजाजत के बिना घर से निकली कैसे? बिना जरा सा भी लिहाज किए। वो बोलता येशवा का दिल फिर से धड़का गया। येशवा ने आंखें मीचे दांतों तले लब दबाए, चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। आदिल तो इस मुस्कुराहट में खोसा गया। उसकी गाल पर नजर गई तो अब भी उसका गाल लाल था और वो उनका किनारा सुजा हुआ था। आदिल का दिल चाह के उसका गाल छूता। वो उसके लबों के जख्म पे अंगूठा रखता मसलने लगा कि वो सिसकी भर गई और धीरे से आंखें वाकी और ये फसूखेज लम्हे अपने इख्तिताम को पहुंचे। आदिल ने पीछे होते कंफर्टर हटाया, उड़ते हुए साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल उठा के चेक करने लगा। उसमें हशाम की मैसेज पढ़ के उसके माथे की रगें तनी थी। आगे से उसे मजीद कार्रवाई का बताता उड़ता वॉशरूम जाने लगा। किशवा अचानक से उठती उसकी राह में हायर हुई। आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको मुझे माफ करना होगा। ईश्वा ने लाड से आदिल का रास्ता रोकते मोहब्बत से कहा, आगे से हटो। आदिल ने सट लहजे में उसे गौर देती नजरों से देखा।
बिल्कुल है, या तो आप मुझे माफ करेंगे या फिर सजा देंगे, जो आपका दिल करे आप कर सकते हैं। लेकिन अभी इसी वक्त फैसल है। आज ईश्वा के तेवर ही निराले थे। बड़ी दिलरुबाई वाले अंदाज में उसने अपने हाथों की उंगलियों को की पूरों से आदिल की शर्ट को कॉलर से छुआ था, जबकि उसके ट्राउजर और शर्ट पहने इस वक्त वो कोई छोटी सी बच्ची ही लग रही थी। उसकी हुस्न से नजरें चुराता वो साइड से निकलने लगा कि वो फिर से उसके सामने आई। इस बार उसके गले में बाहें डालकर उसकी इतनी दीदा दलेरी पर आदिल ने एक नजर उसे और दूसरी नजर उसके बाजू पर डाली, जो आदिल के गले के गिर्द हार बनाए हुए थी। जजा या सजा। वो करीब होती नम लहजे में बोलती आदिल को चमका गई। आदिल एकदम उसकी कमर के गिर्द बाजू को माइल करते उसे खुद की सांसों से भी ज्यादा करीब कर गया कि वो धक से रह गई। सांसें सांसों से टकरा रही थी। दोनों ने एक दूसरे के संग होने की शदीद ख्वाहिश की। आदिल को यशवा का दिल अपने दिल के साथ धड़कता महसूस हुआ। तुम्हारी इतनी जान है कि मेरी दी हुई सजा सह सकोगी? इंतहाई गंभीर लहजे में कहता। वो यशवा का चेहरा गुलाल कर गया। उसकी गाल दहक उठे जब से आंखें मीट गई। वो इस लम्हों की जेरे असर थी। आदिल उसके चेहरे के नक्श नैन में कोता उसके गालों पर झुकता, उस पर अपने लब रख गया। यशवा को पूरे जिस्म में करंट टूटता महसूस हुआ। सांसों का भारीपन महसूस करता आदिल उसके दूसरे गाल पर भी लबों से छू गया था। यशवा की सरासमेगी वाली हालत देखता वो अच्छा खासा महफूज हुआ। मजीद की बेबाकी की गुंजाइश नहीं बची थी। वो मुकम्मल उसके आसरे पर खड़ी थी। उसकी टांगों से जान निकल रही थी। आदिल पीछे हटने लगा कि वो भी इसके सहारे से करीब होते चलेगी। आदिल ने उसकी कमर से पकड़ते ऊपर की तरफ हल्का सा उठाते उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब रहा, जिस वक्त शर्म हया के रंगों से सजा था, और धीरे से उसके लबों से अपने लबों पर मिस किया। ईश्वर को लगा आज उसकी धड़कन रुक जाएगी। बस इतनी सी हिम्मत थी? मेरी जरा सी गुर्बत से तुम्हारा ये हाल हुआ? मुकम्मल सजा दी तो क्या हाल होगा तुम्हारा? उमायनी खेजी से कहता, उसे थामे बेड पर बिठाता, खुद वहां से वॉशरूम की जान पड़ गया। जबकि यशवा को अभी भी अपने गाल और लब दहकते हुए महसूस हो रहे थे। अपने गालों को छूती वो आदिल को सोचने लगी। चेहरे पर दिलफरेब मुस्कान गई। तभी उसकी नजर अपने कपड़ों की जानब मबजूल हुई और वो साकित रह गई। मिस्टर आदिल? वो दांत कचकचा कर रह गई, पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि उसका शौहर उससे राजी हो गया था। जावेर यशवा को लिए हवेली आया तो जैस्मीन उसे यावेर के साथ देखकर हैरान रह गई। सभी एक साथ वहां जमा हुए। आदिल, ये आपके साथ? वसाला बेगम हैरान हुई। जी मेरे साथ, और आपकी भतीजी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरी बीवी और मेरी इज्जत को बर्बाद करने में। वो गुस्से से फनकारा। यशवा ने सहम कर से देखा। जू, जरूर इस लड़की ने कोई पट्टी पढ़ाई होगी तुम्हें। जैस्मीन फौरन हकलाते हुए बोली, शट अप। अगर तुम चाचा की बेटी ना होती तो इस वक्त जिंदा जमीन में गाड़ चुका होता। आखिर हुआ क्या है, कुछ तो पता चले। मुर्तसिम चौधरी ने बेटे को देखते पूछा तो जावेद ने रात वाला वाकया बता दिया, और ये सब उसने चौधरी फरासत के बेटे इब्रार के साथ मिलकर किया। रात को वो मुझे मिल जाता तो सीधा उसे मौत की घाट उतार देता। जावेर इस वक्त इंतहाई गुस्सा में था। विश्वास की कलाई थाम दी तो वो गहरा सांस भर के रह गया। असलम चौधरी ने बेटी को देखा। बाबा ये झूठ चटाख। असलम साहब का हाथ उठा। तुम जैसी बेटी से तुम्हें बे औलाद ही अच्छा था। वो रो दिए थे। जावेर के आगे हाथ जोड़े को, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जैस्मीन मुलाजमा के साथ साफ दिखाई दे रही थी। एक बात मैं आप सबको और बताना चाहता हूँ, यशवा मेरी मोहब्बत है। ये वही लड़की है जिसे मैं शहर में मिला था और जल्द से जल्द आपसे मिलवाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि चौधरी फरासत ने अपना पटारा खोल दिया और इन मोहतरमा ने माँ को बचाने के लिए खुद को पेश कर दिया। जावेर ने यशवा को बूही से नवाजा। वो जो मुझ पर गुस्सा किया वो भी बताए सबको। फौरन से यशवा की जुबान खुली थी। जब से उसे पता चला था जावेर ये आदिल है, वो पूरे एतमाद हो गई थी। जितना मर्जी वो नाराज होता, लेकिन वो जान गई थी कि एंड पर वो मान जाएगा। अभी तो आगाज है, बहुत बदला लेना है तुमसे। वो उसकी करीब होता गंभीर लहजे में बोला, बस माफ कर दे, फिर जो मर्जी बदला ले। वो पूरी उम्मीद नजरों से देखते बोली। सभी घर वालों ने यशवा को अपना लिया था क्योंकि वो जावेर की मोहब्बत थी। वो रूम में आया तो यशवा उसके सीने में जा समाई। जावेर तो एकदम साकित ही हो गया। फिर उसने भारी भारी जावेर के गालों पर रब रखे और फिर शिद्दत से उसके लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया, लेकिन जावेर बिल्कुल स्टिल खड़ा था। आई लव यू सो मच मिस्टर आदिल। वो गहरी सांस भरते हुए बोली तो जावेर ने उसकी कमर में बाजू हवाल के उसके लबों को इस बार इससे भी ज्यादा शिद्दत से अपनी गिरफ्त में लिया। खूब बेजान सी होने लगी। उसीलिए पीछे हुआ तो बिस्तर पर गिरा तो दोनों को होश आया। एक दूसरे को देखते हंस दिए। पहली बार दोनों इस कदर करीब आए थे कि एक दूसरे को ही घर कर गए थे।
लाइट ऑफ कर दो। इसके बालों को उसके चेहरे पर पड़ता देख गंभीर लहजे में बोला तो शर्मा कर पलकी झुका गई। जाविया ने आज उसे उसके बाबा उसकी फैमिली से मिलवाने लाया था। वो अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू भी बहते जा रहे थे। विश्वा ने बहुत रुलाया था, वो खुद भी रोए जा रही थी। शाहजला बेगम ने भी आज रेशमा को गले से लगाकर अपनी सारी ज्यादतियों को दिल से माफी मांगी थी। वो सबको एक साथ देखकर खुश थी। कड़वा वक्त था गुजर गया, मगर बस अब किसी ने भी रोना नहीं है। शीजा केक उठाते वहां आन मौजूद हुई। आज ईश्वा की 21वीं सालगिरह थी। वो जो मनाने लगी थी, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबकी तालियों में उसने केक कट के बाप की जाने पड़ाया, जो इन्होंने जावियार की तरफ कर दिया। सबसे पहला हक इसका है जिसकी वजह से आज तुम यहाँ हो। वो जावियार के बहुत शुक्रगुजार थे, जिसने उनकी बेटी को संभाल लिया, वरना तो वो बेटी के गम में मर ही जाना। हैप्पी बर्थडे मलकियती जाना। उसके हाथ से केक खाता प्यार भरी निगाहों से उसे देखता धीरे से बोला तो उसकी पलकें चुप गई। वक्त गुजर गया था, उसका काम था गुजरना। जावेर अपने इलाके में वनी की रस्म को तकरीबन खत्म कर चुका था, लेकिन फिर भी कहीं एक जगह आज भी ये रस्म मौजूद थी, और दूसरी तरफ वसंत की शादी को अपनी अना की बेल चढ़ा दिया जाता था। ये तो मौत हुआ जो येशवा को जावेर मिल गया, वरना हर येशवा की किस्मत में जावेर नहीं होता, कुछ की किस्मत में गोली लिखती जाती है। अल्लाह सबकी बेटियों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे।